चलिए दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार और ये मेरा चैनल है, ठीक है, मृत्युंजय क्लासेस के नाम से। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके इसे अपने सारे दोस्तों के पास पहुंचाएं ताकि वे भी आपके तरह इस लॉकडाउन में घर बैठे हुए अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक लेकर के आया हूं और टॉपिक है इसका एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है ना। टॉपिक क्या है मेरा कि एक समान विद्युत क्षेत्र, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ना कोई भी अगर द्विध्रुव अगर है, स्वतंत्र रूप से मौजूद है, तो उसके स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब जो मैं बातें बोलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसको आप गौर से सुनिएगा। ठीक है ना। तो जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूं कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। फिगर में मैंने आपको एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाया है। एक समान विद्युत क्षेत्र ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस देखा, ठीक है ना। दिशा किधर है एक समान विद्युत क्षेत्र का ना, उस तरफ। अब बताइए कि इसमें एक द्विध्रुव है ना, आप माइनस क्यू, ये जो डॉटेड लाइन है, अभी आप सिर्फ उस पे ध्यान दीजिएगा। एक द्विध्रुव क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डॉटेड लाइन वाला एक द्विध्रुव दिया हुआ है, ठीक है, जो कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, θ1 कोण बना रहा है। तो अब हमें इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है ना, हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो पहला सवाल अब आता है कि सर ये आखिर विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा का हमें व्यंजक प्राप्त करना है, तो ये स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा से हम समझेंगे क्या, पहले ये हमें बताइए सर। तो देखिए, अगर कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में मौजूद है, तो उसके स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि अगर इस विद्युत द्विध्रुव को अगर कोई बाहरी कर्ता के द्वारा, बाह्यकर्ता जैसे हम है ना, अगर इस विद्युत द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र के दिशा के साथ विक्षेपित कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर ये अभी मान लिया जाए 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और 30 डिग्री, एक मिनट, मैं विद्युत द्विध्रुव ले रहा हूं, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर, और मान लिया जाए ये एक विद्युत द्विध्रुव है, जो ध्यान दीजिए अभी आपका θ1 एंगल बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, θ1 कोण बना रहा है। और अगर इस विद्युत द्विध्रुव को हम विक्षेपित करें, बल लगा करके विक्षेपित कर दिए, तो एंगल क्या होगा, θ1, मान लीजिए θ2 एंगल बन गया। ठीक है। सपोज अभी जैसे विद्युत द्विध्रुव आपका प्रारंभ में ऐसे था, कुछ कोण बना रहा है, मान लीजिए शुरुआत में आपका 30 डिग्री बना रहा है, और इसको विक्षेपित करके आप 90 डिग्री कर दिए या 120 डिग्री कर दिए, तो विक्षेपित करने में, द्विध्रुव को विक्षेपित करने में जितना हमारे द्वारा यानी बाह्यकर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वही कार्य इस विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। समझ में आया। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, अगर कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में मौजूद है और उस विद्युत द्विध्रुव को एक कोण θ1 से दूसरे कोण θ2 तक विक्षेपित करने में जितना कार्य किया जाता है, उस कार्य के परिमाण को ही उस विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा जो इसके विक्षेपण में, विक्षेपित करने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य न इस द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। बात समझ में आया ना। तो चलिए अब देखिए, अब यहां पर गौर कीजिएगा, जो भी मैंने आपको समझाया उसको हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं। तो देखिए, दिए गए चित्र में विद्युत द्विध्रुव जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। किसका, आप लोग अभी डॉटेड लाइन वाला पे गौर कीजिएगा। ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन वाला ये विद्युत द्विध्रुव जो है, वो विद्युत द्विध्रुव के प्रारंभिक स्थिति को दिखा रहा है। ठीक है। और जब
हम इसको विक्षेपित कर दी है तो द्विध्रुव का ये जो आपका लाइनिंग वाला जो डार्क लाइन से है न, वो बता रहा है कि ये विक्षेपित करने के बाद मान लिए ये कोण θ2 बन गया। ये देखिए शुरू में विद्युत द्विध्रुव जो था कितना कोण बना रहा था, θ1 कोण बना रहा था। और जब हम मतलब बाह्यकर्ता के द्वारा जब इसको विक्षेपित किया गया तो ये थीटा कोण बढ़ करके θ2 हो गया। समझ में आया? तो विक्षेपित करने में जितना हमारे द्वारा किया गया कार्य होगा, बाह्यकर्ता के द्वारा जितना कार्य किया गया वही कार्य इस द्विध्रुव के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनिंग बस जो समझाया उसको लिख दे रहे हैं। तो देखिए दिए गए चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, जिसे θ1 कोण से θ2 कोण तक विक्षेपित किया गया है। प्रारंभ में द्विध्रुव कहां था, θ1 पर था और उसको विक्षेपित करके ये नया स्थान पे लाया, नया पोजीशन पे लाया और उस समय कितना कोण बनाया, θ2 कोण बना दिया। ठीक है, तो देखिए θ1 से θ2 कोण तक इसे विक्षेपित किया गया। हमें इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, पॉइंट तो यही मेरा। अब देखिए इधर आप गौर कीजिएगा कि अब चूंकि जैसा कि हम पढ़ाएं अभी आपको कि अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को विक्षेपित करने में किसी बाह्यकर्ता जैसा हम विक्षेपित कर रहे थे तो बाह्यकर्ता कौन हुआ, हम। तो किसी बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य ही उस द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान गए कि विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा का मतलब कि उसको एक कोण θ1 से दूसरे कोण θ2 तक विक्षेपित करने में जितना कार्य किया जाएगा वही उसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो चलिए अब देखिएगा, गौर कीजिएगा आप लोग, इसको मैं इरेज करता हूं। मान लेते हैं, हम मानते हैं, माना कि विद्युत द्विध्रुव का प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बराबर UI, ठीक है ना, मतलब प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा को हम UI से दिखा रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा उसका जितना भी होगा, तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या कि जब ये द्विध्रुव जो था, ये द्विध्रुव अगर θ1 कोण बना रहा था तो प्रारंभ में θ1 कोण बना रहा है तो इस समय तो द्विध्रुव का कुछ ऊर्जा होगा ना, तो वो जो ऊर्जा है उसको हम UI मान लें। U मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसको U से सूचित किया जाता है, और I का मतलब इनिशियल होता है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो ये क्या हो गया, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। हम किसको मान लिए, UI को मान लिए। चलिए अब देखिएगा अंतिम स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा को हम क्या मान लिए, UF मान लिए। F मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या, मतलब ये कि जब विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से जब विक्षेपित करके θ2 कोण तक ले गए थे तो उस समय विक्षेपण के बाद जो ऊर्जा होगा, ठीक है ना, आपका शुरू में क्या है, देखिए द्विध्रुव को हम कैसे बताते हैं, शुरू में आपका द्विध्रुव ऐसे θ1 कोण तक था और इसको इस समय जो ऊर्जा है उसको क्या बोलेंगे, UI, और इसको विक्षेपित कर देंगे तो जो ऊर्जा होगा θ2 कोण तक विक्षेपित करने पर जो ऊर्जा हुआ उसको हम मान लिए UF, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अंतिम स्थितिज ऊर्जा। इसको हम सूचित किए हैं। चलिए तो एक बात बताइए, हम क्या बताएं आपको, अब यही बताएं कि स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि किया गया कार्य, मतलब
अगर विद्युत द्विध्रुव को किसी एक कोण से किसी दूसरे कोण तक विक्षेपित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, यानी जो कार्य होगा मेरे द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा। मान लेते हैं कि θ1 कोण पर मेरा स्थितिज ऊर्जा ui है, और जब θ1 से बढ़ के θ2 कोण पे गए तो स्थितिज ऊर्जा कितना हो गया uf। तो एक बात बताइए, जब मेरा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा ui है और अंतिम स्थितिज ऊर्जा uf है, तो इसका मतलब जो हम कार्य किए, कितना कार्य किए, तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा में से प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा को घटा दें। मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है, देखिए शुरू में प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा ui है, मतलब इस द्विध्रुव के पास इतना एनर्जी तो पहले से था जब वो θ1 कोण बना रहा था तब, और उसको जब हम विक्षेपित करके θ2 कोण तक लाए तो मेरे द्वारा अब इसको एनर्जी प्रदान किया गया, ऊर्जा दिया गया, और उस ऊर्जा से वो विक्षेपित होकर θ2 कोण तक गया है। तो उस समय जो स्थितिज ऊर्जा हुआ uf है, अंतिम स्थितिज ऊर्जा। तो मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो चलिए W बराबर मतलब वर्ग मेरे द्वारा किया गया कार्य uf माइनस ui के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, अब नोट कीजिएगा, हम मान लेते हैं कि द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक विक्षेपित किया गया है। तो एक बैक डायरेक्ट तो आप नहीं विक्षेपित कर दीजिएगा ना, जैसे मान लिया जाए, जैसे देखिए अगर आप θ1 कोण है ना, और यहां से अगर θ2 कोण तक विक्षेपित कीजिएगा आप, या θ1 से θ2 तक विक्षेपित कीजिएगा, तो एक बैक ऐसा नहीं आ जाएगा, ऐसे है, और इसको विक्षेपित करके हम लोग ऐसे ला रहे हैं, तो कुछ तो टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं कि θ1 से θ2 तक डायरेक्ट ला दीजिएगा, तो आप धीरे धीरे विक्षेपित कीजिएगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर बहुत छोटा सा कोण dθ से विक्षेपित करने में किया गया कार्य dw है, कितना बहुत छोटा सा कोण dθ से अगर इस विद्युत द्विध्रुव को विक्षेपित करें तो उसमें किया गया कार्य dw है। तो याद रखिए dw बराबर ऐसे लिखिएगा, अत्यंत छोटे कोण dθ से विक्षेपित करने में किया गया कार्य, क्या कार्य dw है, किया गया कार्य लेट कर लीजिए dw है। तो इसलिए हम बताए थे dw का फॉर्मूला आप लोग फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण और गुना कोणीय विस्थापन, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो dw बराबर हो गया बल युग्म आघूर्ण मतलब टाउ, अगुना कोणीय विस्थापन कितना कोण से विस्थापित किए गए हैं, तो आप dθ कोण से विस्थापित किए, तो dw बराबर कितना हो गया टाउ इंटू dθ। तो चलिए अब मैं करता हूं क्या, इसको तो मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, अब देखिए टाउ dw बराबर टाउ इंटू dθ। अब आपको पता है कि टॉर्क का बल घूर्ण का फॉर्मूला PE sin θ होता है, अब इंटू dθ। तो एक बात बताइए, अब जरा सा सोचिएगा कि अगर θ1 से θ2 कोण तक जब विक्षेपित कर रहे हैं तो एक बैक विक्षेपित नहीं करना पड़ेगा, अचानक तो नहीं करेंगे। हम बहुत छोटा सा कोण dθ से विक्षेपित किए हैं तो उसमें हमको dw कार्य करना पड़ा है। तो अगर dθ से विक्षेपित किया है तो dw कार्य करना पड़ा है, तो अगर हम θ1 से θ2 मतलब पूरे विक्षेपित करेंगे, द्विध्रुव को पूरा कोण से विक्षेपित करेंगे, तो किया गया कार्य W जो होगा वो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करने से न मिलेगा इस छोटा dw का, ठीक। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, θ1 कोण से θ2
टू कोण तक करेंगे। तो चलिए θ1 से θ2 कोण तक हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो dw का वैल्यू PE sin थीटा रख दी और ये d थीटा हो गया। तो अब आइए मैं इसको इरेज करता हूं, एक मिनट। जैसे देखिए, तो ये चीज इक्वेशन फर्स्ट को याद रखिएगा, ठीक है। अब बताइए, जब इंटीग्रेशन कीजिएगा आप लोग, तो इंटीग्रेशन साइन से जो कांस्टेंट होता है उस चीज को बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपका PE बाहर हो गया और क्या हो जाएगा, साइन थीटा, θ1 से θ2 तक साइन थीटा d थीटा, ठीक है ना। तो चलिए अब बताइएगा, तो साइन थीटा का P तो ऐसे बाहर रहेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, और ये लोअर लिमिट आपका रहेगा यहाँ पर कितना, θ1 ही रहेगा, और ये θ2, लोअर लिमिट θ1, अपर लिमिट θ2। तो यहां से पहले क्या करते हैं, W बराबर मेरा हो जाएगा PE, ठीक, P। अब देखिए इनटू, पहले अपर लिमिट वैल्यू रखिएगा, तो माइनस कॉस θ2, ठीक है। फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, तो माइनस कॉस थीटा के जगह कितना, θ1 रख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, इधर मैं सारा इरेज कर दिया, बस जरूरत है सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट का। तो आइए देखिएगा, इस इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं साइड में ही लिख लेता हूं, आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है ना। W इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। देखिए वही चीज मैंने लिखा। तो अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, तो ये PE आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे देखिए माइनस कॉस θ2 माइनस, और ये हो जाएगा, ऐसा करिए ना, आप दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, PE से इसमें, तो माइनस PE अब इनटू कॉस θ2, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस ऐसे ही रख दिया और इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक, ये भी ब्रैकेट में कर दिया। PE से इसमें गुना किए, इतना है, और PE से इसमें गुना कीजिए, माइनस PE कॉस θ1, ये W बराबर, ये इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। और अब बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है। आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को गौर से देखिए और दोनों को कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सर कार्य जो होता है वो अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल। और यहां पे कार्य का हम लोग फॉर्मूला प्राप्त किए हैं, कार्य बराबर इतना माइनस इतना। तो याद रखिए, जस्ट इस सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिए, तो देखिएगा, कंपेयर साफ आपको करके दिखाते हैं हम यहाँ पे। W इक्वल टू U फाइनल, ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, U फाइनल और माइनस U इनिशियल। तो एक बात बताइए, इसका कंपेयर कीजिए तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसका मतलब है W बराबर इतना माइनस इतना, और यहाँ W बराबर इतना माइनस इतना। तो जब कंपेयर कर रहे हैं तो इतना बराबर हो गया किसके, इसके, और ये बराबर हो गया इसके। तो आप लिख सकते हैं कि फाइनल मतलब अंतिम विद्युत स्थितिज ऊर्जा PE cos θ2 हो गया, और जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा था वो माइनस PE cos θ1 हो गया। तो फाइनल स्थितिज ऊर्जा मतलब अंतिम स्थितिज ऊर्जा कब, कौन सा, मतलब U θ2 ना, मतलब जब कोण θ2 पर गए थे, ठीक, विक्षेपित करके θ1 से θ2 गए थे। और ये आरंभ मतलब प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये अंतिम है तो U θ2, और जब ये प्रारंभिक है तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं U θ1, ठीक है ना, UI को ही बोल सकते हैं। तो एक बात बताइए कि जब ये आप नोट कीजिएगा कि θ2 एंगल है तो PE cos θ2 आया फॉर्मूला, θ1 एंगल है तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया माइनस PE cos θ1,
ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल θ1 है तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है ना, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस पीई cos θ1 है। अगर कोण θ2 है तो स्थितिज ऊर्जा आया माइनस पीई cos θ2। अगर θ3 रहता तो स्थितिज ऊर्जा क्या आता, माइनस पीई cos θ3। अगर θ4 रहता तो स्थितिज ऊर्जा आता क्या, माइनस पीई cos θ4। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जा रहा है, माइनस पीई cos θ। ठीक है ना, तो क्यों, जैसे अगर कोण मेरा θ1 है तो स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा या अंतिम स्थितिज ऊर्जा, फॉर्मूला तो माइनस पी cos θ ही है। लेकिन अगर ये θ1 कोण था तो यहाँ θ1 लिखा है, अंतिम स्थितिज ऊर्जा में कोण θ2 बन रहा था तो θ2 लिखा है। तो ओरिजिनल फॉर्मूला अगर मान लिया जाए कोण θ है तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का कितना आ जाएगा, माइनस पी cos θ। तो आप लिखेंगे इस बात को कैसे, ये समझ में आ गया ना, कि अगर फिर से एक बार समझा रहे हैं कि विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, अगर यहाँ पे θ1 कोण है तो माइनस पी cos θ1 लिखे। अगर कोण बढ़ के θ2 हो गया तो माइनस पीई cos θ2 हो गया। अगर कोण बढ़ के θ3 होता है तो माइनस पीई cos θ3 लिखते हैं, यहाँ पर 2 के जगह 3 लिखते हैं। अगर एंगल और बढ़ के θ4 होता तो आप क्या करते हैं, θ4 लिखते हैं। तो आप समझिए कि माइनस पीई cos, यहाँ तक का फॉर्मूला सेम है ना, आप थीटा ना बदल रहे हैं, तो थीटा की जगह अगर मान लिया कि एंगल थीटा रहेगा तो थीटा हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा का माइनस पी cos θ। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको नोट आप लोग कर लीजिएगा, और इस बात को आपको लिखना कैसे है तो वो मैं बता दे रहा हूं। लिखना है इस तरीके से कि अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को तुलना करने से स्पष्ट है कि विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा या विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पीई cos θ हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? क्यों, देखिए हमने फॉर्मूला लगाया तो W बराबर इतना माइनस इतना आया, और ये किसका, इतना माइनस इतना, यहाँ फॉर्मूला था W बराबर UF माइनस UI, तो U इसके UI इसके बराबर हो जाएगा, UF इसके बराबर हो जाएगा, यानी विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यही ना हो गया, माइनस पी cos θ माइनस पी cos θ। अलग बात है कि इनिशियल था तो θ1 रखें, फाइनल था तो θ2 रखें, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला तो मेरा माइनस पी cos θ ही ना हो रहा है। समझ में आ गया ना? तो चलिए, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब मैं इसमें कुछ नोट पॉइंट बताने जा रहा हूं, तो गौर से अब देखिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, ये आपका विद्युत क्षेत्र का दिशा था ना, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का दिशा था। तो देखिए पहला, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात क्या, विद्युत थीटा बराबर 0 डिग्री होने का मतलब कि विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के दिशा में रहेगा। विद्युत द्विध्रुव जो है उसका अक्ष का दिशा विद्युत क्षेत्र के अक्ष के दिशा की ओर रहेगा। ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर रहेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। तो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात चलिए, अर्थात जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के दिशा के विद्युत क्षेत्र के दिशा के क्या हो, समांतर हो, विद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं U बराबर कितना हो जाएगा, माइनस पीई cos θ। थीटा की जगह क्या रखेंगे तो 0 डिग्री, माइनस पी cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो P गुना 1 कितना हो जाएगा
माइनस पी। ठीक है, ये आप समझ में आया ना कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब ये विद्युत द्विध्रुव ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगा, मतलब विद्युत द्विध्रुव का दिशा और विद्युत क्षेत्र का दिशा दोनों सेम रहेगा। तो उस समय द्विध्रुव का, इस द्विध्रुव का जो ऊर्जा होगा, कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, U बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पी कॉस थीटा। हम लोग 0 डिग्री रखें, कितना आ गया? माइनस पी ई होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए ये आपका मेन फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा का। तो अब देखिएगा, अब नोट नंबर दूसरा बताने जा रहा हूं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात क्या हो जाएगा? सोच लीजिए, थीटा जब 90 डिग्री है तो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो जाएगा। तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो क्या करेंगे? स्थितिज ऊर्जा माइनस पी कॉस थीटा, फॉर्मूला तो ही होता है, और कॉस थीटा के जगह क्या रख देंगे? माइनस पी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता है 0, तो इसलिए u बराबर 0। क्या है? ठीक है ना, यानी आप बोल सकते हैं कि जब ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाता है ऐसे, तो उस समय इस विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए लास्ट नोट नंबर 3 में बता रहे हैं, इधर गौर कीजिएगा आप लोग। तो नोट नंबर 3 यहां से कि देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री थीटा रहेगा, मतलब अब क्या है? 180 डिग्री विद्युत द्विध्रुव ऐसे था तो ये घूमकर ऐसे विपरीत हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना, तो अर्थात यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अर्थात जब विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के क्या हो? दिशा के विपरीत हो ना, विपरीत मतलब अपोजिट। ये विद्युत क्षेत्र का दिशा ऐसे है तो 180 डिग्री मतलब ये ऐसे अपोजिट हो जाएगा, दिशा के प्रति समांतर बोलिए, या प्रति समांतर को हम लोग विपरीत भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब प्रति समांतर हो जाएगा तो अब मैं यहां पर कैलकुलेशन कर रहा हूं, थोड़ा आप लोग देखेंगे। तो थीटा बराबर बताइए, नहीं विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कितना आएगा? तो माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, और माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री यहां पर रखेंगे, और 180 डिग्री का वैल्यू आप सभी को पता है -1, और -1 बराबर पीई, तो ये प्लस में पीई आया। तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे? u बराबर प्लस पीई। अब देखिए, ठीक है ना, तो देखिए यहां पर हम क्या बताएं, ऐसे बताएं कि अगर ये देखिए विद्युत द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र के दिशा के ऐसे घूम करके विपरीत हो जाए, उल्टा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका स्थितिज ऊर्जा कितना हो जा रहा है? प्लस पी हो जाएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप बोलिएगा कि विद्युत द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र में सर मौजूद है तो उसका सर स्थितिज ऊर्जा मिनिमम कब होगा और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम कब होगा? तो आप खुद से देख लीजिए, मिनिमम स्थितिज ऊर्जा कब है? -पीई है, तो यही ना मिनिमम हो गया। ठीक है, तो मिनिमम स्थितिज ऊर्जा तब होता है जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात विद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर हो। कौन? विद्युत द्विध्रुव।
जब विद्युत द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के दिशा में हो, मतलब ये देखिए अगर विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर है तो विद्युत द्विध्रुव का भी दिशा ऐसा ही होना चाहिए, तब उस समय इसका विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा निम्नतम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा इस कंडीशन में जब ऊर्जा उसका मिनिमम होगा तो उस कंडीशन में यह अस्थाई संतुलन में होता है। कौन अस्थाई संतुलन में होता है, इसको नोट में करके लिख लीजिएगा, यह अस्थाई संतुलन में होता है, मतलब विद्युत द्विध्रुव अस्थाई रूप से संतुलन में रहे, ठीक है। अब देखिए, और इसका विद्युत द्विध्रुव का महत्तम ऊर्जा कब होता है, तो महत्तम स्थितिज ऊर्जा आप देख लीजिए क्या है, प्लस पीई, ठीक है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये तो जीरो है, तो मैक्सिमम मतलब महत्तम स्थितिज ऊर्जा प्लस पी होगा। और ये कब होगा, जब थीटा बराबर 180 डिग्री है, मतलब जब विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, ये जो विद्युत द्विध्रुव है उसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत हो जाए, विद्युत क्षेत्र का दिशा ऐसे और विद्युत द्विध्रुव का दिशा ऐसे उल्टा हो गया, तो उस समय क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव का जब अक्ष विद्युत क्षेत्र के दिशा के प्रति समांतर हो तो उस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा महत्तम होता है, ये मैक्सिमम हो गया। और इस कंडीशन में आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि जब स्थितिज ऊर्जा महत्तम होता है तो द्विध्रुव जो है मतलब अस्थाई संतुलन में होता है, ठीक है ना, अस्थाई संतुलन में। तो याद रखिए अस्थाई संतुलन में कब रहेगा, जब द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश हो, मतलब द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के दिशा में। और अस्थाई संतुलन में द्विध्रुव कब रहता है, जब द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के दिशा के अपोजिट दिशा में होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और ये दोस्तों इस टॉपिक के साथ ही आपका ये एक्सरसाइज 3 जो है विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ये समाप्त होता है। और हम लोग कल से एक्सरसाइज 4 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। और हाँ दोस्तों, अपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचाएं ताकि वे भी घर बैठे आपके तरह अपने पढ़ाई को जारी रख सके। तो चलिए इसको नोट कीजिए।